Hello everyone. We'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic hydrostatic pressure. So far we've covered what is hydrostatic pressure, total pressure, center of pressure. We saw how the total pressure and center of pressure can be calculated if the plane is immersed horizontally in a liquid. जब plane कैसा है horizontally immersed है और हमने उसकी कुछ numerical problems भी करी थी. तो today we'll be discussing the case 2. हम कर रहे हैं total pressure on immersed submerged planes. तो कोई भी हम प्लेन है प्लेन सरफेस है उसको सबमर्ज करते हैं किसी लिक्विड में तो उस पर कितना टोटल प्रेशर आता है उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होता है. तो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट या प्लेन का हमने कर लिया है केस. अब हम सेकंड केस पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. वर्टिकल प्लेन सरफेस इमर्ज्ड इन अ लिक्विड. तो आपके पास क्या है वर्टिकल प्लेन सरफेस है. क्लियर. अब हमने क्या देखना है हमारे पास ये डेरिवेशन है जो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये आपको डायरेक्टली एंड सेमेस्टर में इसमें पूछी जा सकती है डेरिवेशन पूछी जा सकती है रादर देन न्यूमेरिकल बट चांसेस न्यूमेरिकल के भी हाई हैं बहुत. सो क्या है यहाँ पे आपके पास ये एक कोई लिक्विड है उसमें आपने किसी भी शेप का किसी भी रैंडम शेप का जो प्लेन है या सरफेस है उसको इमर्स कर दिया है लिक्विड के अंदर. अब जब आप इसको इमर्स कर रहे हैं लिक्विड के अंदर तो हमने ध्यान दिया है यहाँ पे अगर आप साइड व्यू में देखेंगे कि ये कैसा है बिल्कुल वर्टिकल है 90 डिग्री पे है. अगर मैं इस फ्री सरफेस के साथ कंपेयर करूं तो क्या एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल. तो अगर मैं एक डॉटेड लाइन बनाऊं देखने के लिए इसके सेंट्रल एक्सिस के साथ तो मैं बोल सकती हूँ कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री. क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं वर्टिकल बोल रहे हैं. ठीक है वर्टिकली इमर्स्ड सरफेस प्लेन सरफेस. तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये वाला केस यूज करेंगे तो आपका जो एंगल बनना चाहिए फ्री सरफेस के साथ वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री का. अब हमने देखा कि हमारे पास ये जो सरफेस है ये किसी भी हमने रैंडम शेप का सरफेस लिया है. हम ऑब्वियसली जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम एक डिफाइंड शेप लेंगे. सर्कल हो सकता है स्क्वायर हो सकता है ट्राइंगल हो सकता है रोम्बस हो सकता है मतलब इट विल बी अ डिफाइंड शेप. बट यहाँ पे फॉर द डेरिवेशन पर्पस हमने क्या लिया है हमने एक रैंडम शेप लिया है क्योंकि प्रैक्टिकली आपके पास कोई भी शेप आ सकती है. तो इफ यू नो द डेरिवेशन फॉर अ रैंडम सरफेस और रैंडम शेप आप उसको क्या कर सकते हैं किसी भी शेप के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास एक सरफेस था जिसको आपने वर्टिकली इमर्स किया है लिक्विड में. अब हम बोल रहे हैं कि हम एक स्ट्रिप अज्यूम कर लेंगे. ये जो शेडेड पोर्शन है ये हमने एक स्ट्रिप अज्यूम कर ली है जिसकी हाइट कितनी है dy. इस स्ट्रिप की जो हमने ली है इसकी हाइट कितनी है dy. ठीक है. अब इस पूरे एरिया का ये जो रैंडम एरिया है इसका एरिया कितना ये रैंडम शेप जो है इसका एरिया कितना हम अज्यूम कर रहे हैं कैपिटल A. अब हम बोलते हैं अगर ये स्ट्रिप जो है जिसकी थिकनेस dy है वो फ्री लिक्विड सरफेस से फ्री लिक्विड सरफेस मतलब जो लिक्विड का सरफेस हो रहा है उससे कितनी नीचे है y डिस्टेंस नीचे है. ठीक. अब उसकी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने विड्थ अज्यूम कर ली. विड्थ कितनी दे रखी है मुझे b विड्थ दे रखी है. और हमने क्या अज्यूम किया कि इस पूरे जो शेप है इसका CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट कर रहा है y बार पे एक्ट कर रहा है. कहाँ से फ्री लिक्विड सरफेस से. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से हम डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हैं. हम सारे के सारे डिस्टेंसेस फ्री लिक्विड सरफेस से मेजर कर रहे हैं. तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो भी हम हाइट्स ले रहे हैं डेप्थ्स ले रहे हैं वो सारी कहाँ से ले रहे हैं फ्री लिक्विड सरफेस से ले रहे हैं. तो ये y बार क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रैंडम शेप या ऑफ द प्लेन सरफेस फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस. अब हमें पता है क्योंकि ये लिक्विड में है तो इसके ऊपर कुछ प्रेशर एक्ट करेगा कुछ फोर्स एक्ट करेगी ड्यू टू प्रेशर. तो उस फोर्स का नाम हमने दे दिया टोटल प्रेशर. उस फोर्स का क्या नाम दे दिया हमने टोटल प्रेशर. इट इज डिनोटेड बाय पॉइंट बाय
सिंबल P। तो आप P से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं टोटल प्रेशर को, जो भी इस सरफेस पे एक्ट कर रहा है। अब ये टोटल प्रेशर कहाँ पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर को हमने किससे डिनोट किया है, C से। कई बार हम किससे डिनोट करेंगे, CP से डिनोट करेंगे। क्लियर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर पे एक्ट कर रहा है हमारा टोटल प्रेशर P। अब इस सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ कितनी है फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस, h बार। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ को हम किससे डिनोट करते हैं, h बार से। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ कहाँ कितनी है फ्री लिक्विड सरफेस से, y बार। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट सिंबल्स विच यू शुड नो, तभी हम आगे डेरिवेशन कर सकेंगे। क्लियर। अब देखते हैं कि लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमें ये तो पता चल गया कि जो प्लेन है वो सबमर्ज्ड है वर्टिकली इन द लिक्विड। अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर अभी हमें सिर्फ अज्यूम करा है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, P होगी, पर हमें कैलकुलेट करना है कि उसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी। तो टोटल प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर अगर हम लिखें, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज स्मॉल p विच इज इक्वल टू रो इंटू G। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकाल रहे हैं इस स्ट्रिप की। इस स्ट्रिप पे कितना, यहाँ पे इसीलिए लिखा गया इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन द स्ट्रिप। तो इस स्ट्रिप पे कितना फोर्स या कितनी प्रेशर एक्ट करेगा, जितना भी इस स्ट्रिप के ऊपर पानी है, जितना भी इस स्ट्रिप के ऊपर पानी है उसकी वजह से फोर्स आएगा, क्योंकि स्ट्रिप की अपनी डायमेंशन तो बहुत छोटी सी है, dy है। यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत बड़ी है, बट एक्चुअल में ये क्या है, बहुत छोटी निग्लेजिबल हाइट की है। तो इसके ऊपर प्रेशर कितना एक्ट करेगा, इसके ऊपर प्रेशर एक्ट करेगा रो जी एच। एच क्या होता है, हाइट होता है। कितनी हाइट है यहाँ पे पानी की, y। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, रो जी y। ठीक है। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो स्ट्रिप पे एक्ट कर रहा है। अब हमें पता है एरिया ऑफ द स्ट्रिप। एरिया ऑफ द स्ट्रिप कैसे आएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, पहले हम एक्चुअली स्ट्रिप के लिए सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, फिर हम इंटीग्रेट करके पूरे इस सरफेस के लिए कर देंगे। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या हो जाएगा, विड्थ कितनी दे रखी है हमें b, हाइट कितनी दे रखी है dy। सो आई कैन राइट b इंटू dy। b इंटू dy इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। सो अब देखते हैं what will be the total pressure, या सिंपली पहले प्रेशर निकाल लेते हैं। तो प्रेशर on the strip, pressure on the strip will be equal to total pressure into area। तो या सॉरी, pressure intensity into area of the strip, area of the strip। ठीक है। तो प्रेशर इंटेंसिटी कितनी थी, रो जी वाई इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या था, b इंटू डी वाई। सो दिस इज द प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द स्ट्रिप। तो इसको मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये छोटा सा प्रेशर इंटेंसिटी है, इसको मैंने बोल दिया dp। सिर्फ स्ट्रिप की है ना ये प्रेशर इंटेंसिटी, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, dp। अब मुझे निकालना है इस पूरे सरफेस पे कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो पूरे सरफेस को प्रेशर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो आई विल राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integrating both sides I get कैपिटल P। कैसे आएगा मेरे पास, कैपिटल P विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp, जो स्ट्रिप पे प्रेशर आ रहा है उसकी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन। सो इट कैन बी रिटन एज रो जी बी वाई डी वाई। क्लियर। रो जी बी वाई डी वाई, डी वाई एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है। तो अब आप देखो कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी यूज होगी। तो रो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि लिक्विड तो सेम ही है जिसमें इमर्स्ड है अभी के लिए। तो रो क्या है, कांस्टेंट। जी क्या है,
जी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट रो जी, बाहर निकाल दो इंटीग्रेशन के, ये तो चेंज नहीं होने वाले हैं, रो इंटू जी, तो रो जी, अब इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, डी इंटू वाई डॉट डी वाई। क्लियर, तो ये हमने कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब आपने देखना है कि ये जो ये टर्म है डी इंटू वाई डी वाई, इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं लिख सकती हूँ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp विच इज फर्दर इक्वल टू रो इंटू जी इंटू, अब मैं क्या करती हूँ, मैं b और dy को कंबाइन कर देती हूँ, मतलब मैं ऐसे लिखती हूँ y डॉट b dy। ठीक है, अब ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो ये टर्म है y डॉट बी डी वाई, ये क्या है आपका डी ए, कैसे है डी ए, डी ए इज इक्वल टू बी इंटू डी वाई, स्ट्रिप का एरिया है, ये बी डी वाई क्या है, बी इंटू डी वाई, ये किसका एरिया है, स्ट्रिप का एरिया है। स्ट्रिप का एरिया है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी रो जी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए, rho g into integration of y dA. This integration of y dA is very very important because ये जो हम इंटीग्रेशन लिखते हैं, ये क्या हो रहा है कि आपने जो ये मोमेंट ऑफ एरिया, ये जो ये y इंटू डी ए, तो अगर हम देखें ये स्ट्रिप है, इसको किसके अबाउट ले रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो एरिया हो गया। एरिया को जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, एनीथिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल गिव यू मोमेंट ऑफ द सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या मल्टीप्लाई किया था, एरिया। अगर हम फोर्स करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया हो जा रहा है, क्योंकि आपने एरिया को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये तो हुआ YDA की बात, पर मैं इसको क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेट कर रही हूँ, इंटीग्रेट कर रही हूँ मतलब मैं इस पूरे सरफेस को कंसिडरेशन में ले रही हूँ। ठीक है, तो ये किस, अगर इंटीग्रेशन का साइन अटैच्ड है तो ये क्या हो जा रहा है, ये मोमेंट हो जा रहा है इस पूरे एरिया का अबाउट द फ्री लिक्विड सरफेस। ठीक है, तो इस मोमेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, व्हाट इज मोमेंट, मोमेंट इज एरिया ऑफ द सरफेस, ये पूरा एरिया इंटू डिस्टेंस ऑफ Cg फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस। तो कहाँ पे एक्ट करता है, ये हमें पता है कि अगर आपके पास कोई भी एरिया हो तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करके अगर हम उसको लिखेंगे तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आता है, Cg पे आता है। तो डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप, Cg से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आपके बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स में भी आपने करा होगा। तो एरिया ऑफ द सरफेस, ये एरिया ऑफ द सरफेस पूरा एरिया क्यों लिया गया, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दी है, और हमने ये Cg का डिस्टेंस क्यों लिया, क्योंकि Cg पे ही हम कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं सारे एरिया को, या सारा जो इफेक्ट होता है आपके शेप का, ताकि उससे हम क्या कर सकें, कैलकुलेशंस कर सकें। सो अल्टीमेटली अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो ये इस टर्म ये आ रहा है y इंटू डी ए, तो मोमेंट ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, a इंटू वाई बार। y बार क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस Cg का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, y बार है। क्लियर, तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट दैट p which was integration of dp which further was rho into g integration of y डी ए, ये लिखा था हमने लास्ट। तो अब मैंने अभी हमने डिराइव किया है कि y डी ए की इंटीग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज a इंटू टोटल एरिया इंटू वाई बार। तो टोटल एरिया इंटू वाई बार, सो नाउ आई कैन राइट p इज इक्वल टू रो जी total area of the plane surface into y bar. This will give me the center of pressure. कब, जब vertically immersed है मेरा
प्लेन सरफेस, ठीक है, वर्टिकल प्लेन सरफेस के केस के लिए। अब देखते हैं, ये तो आ गया कि सेंटर ऑफ प्रेशर कितना है, मतलब मैंने इनडायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर दिया, मैंने कैलकुलेट कर दिया कि ये फोर्स P की वैल्यू कितनी है, ये फोर्स P की वैल्यू है डेंसिटी जिस भी लिक्विड में है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एरिया ऑफ द सरफेस और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री लिक्विड की डेप्थ, या फिर फ्री लिक्विड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ। क्लियर। अब पर हमें क्या निकालना है, हमें तो ये पॉइंट भी निकालना है कि किस पॉइंट पे ये प्रेशर एक्ट कर रहा है, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। सो टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ प्रेशर हमें पता है कि हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं मोमेंट्स। सेंटर ऑफ प्रेशर को जब आपने कैलकुलेट करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, मोमेंट। तो पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें पता है, प्रेशर ऑन द स्ट्रिप, तो ये हमने लास्ट डेरिवेशन में भी किया था, लास्ट पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन में भी किया था। तो प्रेशर ऑन द स्ट्रिप इज रो इंटू जी इंटू वाई, सॉरी इंटू बी इंटू वाई डी वाई। कैसे आया ये, रो जी वाई इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर हो गया और बी डी वाई क्या हो गया, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो रो जी वाई इंटू बी वाई। क्लियर। अब हमने निकालना है मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ प्रेशर ऑन द स्ट्रिप अबाउट फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये क्या हो जाएगा, ये क्या किया है हमने, जो ये स्ट्रिप है इसका हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट द फ्री सरफेस। तो इस स्ट्रिप पे प्रेशर कितना था, डीपी बोल सकती हूँ मैं रो जी वाई डॉट बी डी वाई को, इसको हमने डीपी बोल दिया। तो इस प्रेशर का क्या हम निकाल रहे हैं, मोमेंट निकाल रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ प्रेशर। अब ध्यान रखिए, जब भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको मोमेंट बोल रहे हैं, अगर उसके साथ हम फोर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है, अगर उसके साथ हम एरिया मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंट ऑफ एरिया हो जाता है। यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ प्रेशर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, मोमेंट ऑफ प्रेशर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ एरिया लिखा है कि मोमेंट ऑफ प्रेशर लिखा है। तो मोमेंट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, डी पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y। इस एरिया का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस कितना है, y। हमने क्या मल्टीप्लाई किया, dp। सो आई कैन राइट इट एज रो जी वाई डॉट बी डी वाई इंटू वाई। क्लियर, ये वाला y यहाँ पे आ गया और ये dp की वैल्यू मैंने यहाँ से लिख दी। अब अगर आप देखें तो इसको मैं रीअरेंज कर सकती हूँ, y दो बार ही आ रहा है तो मैं आई कैन राइट इट एज रो जी बी वाई स्क्वेयर डी वाई। तो रो जी बी वाई स्क्वेयर डी वाई, सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट अरेंज किया है। अब ये तो हुआ सिर्फ मोमेंट ऑफ प्रेशर ऑन द स्ट्रिप, ये सिर्फ किसकी बात आई है, स्ट्रिप की बात आई है। हमें तो किसका निकालना है मोमेंट ऑफ प्रेशर, पूरे एरिया का। तो पूरे एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ प्रेशर अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ प्रेशर किसका है, ऑन द स्ट्रिप नहीं लिखा है, मतलब पूरे एरिया का है। तो पूरे एरिया का कैसे निकाल सकती हूँ, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट। सो आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इंटू वाई, यही होगा। अब मैं इसको इलेबोरेट करके लिखूं तो ये आता है रो जी डी वाई स्क्वेयर डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन है। अब अगेन हमें पता है रो और जी तो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, रो और जी कॉन्स्टेंट्स है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उनको इंटीग्रेशन से बाहर कर सकती हूँ। तो रो जी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई स्क्वेयर डी वाई। क्लियर। अब अगेन बी, इसको अगर मैं फिर से लिखूं इस तरीके से, रो जी इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वेयर इंटू बी डी वाई। तो अगर आपको याद हो, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि बी डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं,
B dy can be written as dA. B dy can be written as dA. So I can write rho g integration of y square dA. ताकि मुझे ये इंटीग्रेशन का साइन दिखे, मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dA। क्लियर? तो अब हमने क्या किया है, हमने सिंपली इन टर्म्स को रीअरेंज किया है। इंटीग्रेशन क्यों करा? क्योंकि पहले मैंने सिर्फ स्ट्रिप का निकाला था, अब मुझे पूरे एरिया का निकालना है। अब पूरे एरिया का निकालने के लिए इंटीग्रेशन जब हो गया तो मैंने ये सारी वैल्यूज लिख दी और उनको सिर्फ रीअरेंज किया है। बी डी वाई हमें पता है, बी इंटू डी वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ए, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो मेरे पास आता है मोमेंट ऑफ प्रेशर अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रो जी इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। अब क्या है कि जो ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए है, जो यहां से आई हमारे पास, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब आप सिंपल एक बार ही मल्टीप्लाई कर रहे थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो मोमेंट ऑफ एरिया आ रहा था, पर जब आपने वाई स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंटायर सरफेस। इंटायर सरफेस क्यों? क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, ऑफ द इंटायर सरफेस अबाउट द फ्री लिक्विड। मतलब ये जो ये पूरी शेप है इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अगर मैं वाई स्क्वायर इंटू डी ए का इंटीग्रेशन लेती हूँ। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई नॉट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये किसके अबाउट है, दिस इज अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब ये सारा कुछ जो हमारा कैलकुलेशन हो रही है वो किसके अबाउट हो रही है, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के अबाउट हो रही है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर डी ए को क्या लिखा जा सकता है, आई नॉट लिखा जा सकता है। सो दिस सिंप्लीफाइज। तो मोमेंट ऑफ टोटल प्रेशर कितना हो गया मेरे पास, मोमेंट ऑफ टोटल प्रेशर हो गया रो जी इंटू आई नॉट। मोमेंट ऑफ टोटल प्रेशर को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो राइट रो जी इंटू आई नॉट। हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि टोटल प्रेशर, मोमेंट ऑफ टोटल प्रेशर ही है अबाउट फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो टोटल प्रेशर किससे डिनोट कर रहे थे हम, कैपिटल पी से। अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी टोटल प्रेशर की, विच वाज इक्वल टू रो जी ए इंटू वाई बार, अभी पिछली स्लाइड में। और हम बोल रहे हैं कि ये जो टोटल सेंटर ऑफ प्रेशर है इसका फ्री सरफेस से कितना हाइट है लिक्विड का, हमने अज्यूम किया है कि क्या है, एच बार। एक्चुअल में इस डेरिवेशन का पर्पस ही क्या है कि हम इस एच बार की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एच बार कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने बोला कि वाई स्क्वायर डी ए की जो इंटीग्रेशन है उसको तो हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट। तो हमने लिख दिया पी इंटू एच बार इज इक्वल टू रो जी इंटू आई नॉट। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एच बार। तो एच बार कैन बी रिटन एज, एच बार कैन बी रिटन एज रो जी आई नॉट अपॉन कैपिटल पी। कैपिटल पी हमें पता है प्रीवियस पार्ट ऑफ द डेरिवेशन से, कैपिटल पी इज इक्वल टू रो जी ए इंटू वाई बार। ठीक है, रो जी ए इंटू वाई बार। सो आई कैन राइट रो जी आई नॉट अपॉन रो जी ए इंटू वाई बार। रो जी एंड रो जी कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है I naught upon A into Y bar which is equal to H bar. So अगर आपके पास I naught की वैल्यू है, आपके पास A की वैल्यू है और आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ पता है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पूरे उसमें हमारे पास H बार भी सॉल्व तो हो गया, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें आई नॉट कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी ये भी इतने क्लियरली नहीं पता है। तो लेट्स सी हाउ डू वी कैलकुलेट आई नॉट। सो आई नॉट कैलकुलेशन के लिए, तो आई नॉट कैलकुलेशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि आई नॉट जो है, आई नॉट कैन बी रिटन एज आई जी प्लस ए इंटू वाई बार का स्क्वायर। क्या किया मैंने, ये यहाँ पे मैंने यूज करी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है,
पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का के अबाउट सीजी है, सीजी नहीं सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आप किसी भी प्लेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वो प्लेन क्या है, पैरेलल है सीजी एक्सिस के। ठीक है, तो आपके पास इसके अबाउट, इस एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हमने क्या बोल दिया, आई जी। ठीक है, आई जी एक्स एक्स क्या है, ये इस एक्सिस के अबाउट आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रेजेंट है, पता है आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और जो टोटल एरिया होगा ए वाई बार स्क्वायर से, और जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें किसके अबाउट करना है, फ्री लिक्विड सरफेस के अबाउट करना है। तो मुझे जो भी ज्योमेट्री होगी ऑब्जेक्ट की, जैसे सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, व्हाटएवर इट इज, मुझे उसके आई जी एक्सिस की वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं उसकी वैल्यू को किसके अबाउट कैलकुलेट कर सकती हूँ, फ्री लिक्विड सरफेस के अबाउट कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मेरी इक्वेशन रिड्यूस कर जाती है टू एच बार बीइंग इक्वल टू आई नॉट अपॉन ए वाई बार, ये था हमारे पास, पर आई नॉट कितना बता दिया हमने, आई नॉट बोल दिया आई जी प्लस ए वाई बार का स्क्वायर। वाई बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस, ये है वाई बार हमारे पास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ क्या है फ्री लिक्विड सरफेस से, this is divided by a y bar. So on simplification, I get ig upon a y bar plus y bar। कर सकते हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ig is equal to y bar, sorry h bar is equal to y bar upon, sorry, plus ig into, this is my equation. Am I clear? सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर डेप्थ पता है और आपको आईजी पता है, एरिया पता है, तो आप डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एच बार इज सिंपली वाई बार, वाई बार इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ प्लस आई जी अपॉन ए वाई बार। क्लियर। अब इसमें हमने कुछ कुछ पॉइंट्स देखने हैं जो हमें रेलेवेंट लगते हैं या जो आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। एक तो अगर आप देखेंगे कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ ये है, तो आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। अब कभी भी आईजी नेगेटिव नहीं हो सकता, Ig cannot be negative, Ig is a positive quantity, y bar भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब ये वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमें क्या पता चल रहा है कि दिस टर्म विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव टर्म, दिस टर्म विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव टर्म। तो हमारा जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्या होता है, नीचे होता है, स्लाइटली नीचे, आई जी अपॉन ए वाई बार वैल्यू से नीचे। पर ये हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि एच बार या एच बार विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वाई बार, मतलब उसकी डेप्थ क्या होगी, ज्यादा होगी, नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। इसीलिए जितने भी फिगर्स हमने बनाए थे, हमने जी ऊपर लिखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर लिखा है और सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे लिखा है। सेकेंड चीज जो हमने कंक्लूड करी कि चाहे ये लिक्विड वाटर हो, चाहे ये लिक्विड मर्क्यूरी हो, चाहे ये कोई भी लिक्विड हो, जो सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है कि आप किसी भी लिक्विड में उसको डिप करें, ठीक है, इमर्स करें, सबमर्ज करें। अगर आपने पानी में सबमर्ज किया है तो भी एच बार की वैल्यू यही आएगी। अगर आपने ये y की वैल्यू कांस्टेंट रखी है इसी डेप्थ में, अगर आप इस लिक्विड को बदलते रहते हैं, आप केरोसिन डाल दें, आप पेट्रोल डाल दें, आप वाटर डाल दें, आप कोई और ऑयल डाल दें, आप मर्क्यूरी डाल दें, this value of center of pressure is independent. So I can write H bar is independent the liquid of the liquid in which it is immersed.
ठीक है, ऑफ द लिक्विड, क्योंकि कहीं पे मैंने रो की वैल्यू यूज ही नहीं करी। So these are the two points which we have to keep in mind। ये आपको MCQs में बहुत पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एंड एंड सेमेस्टर एग्जाम में भी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं कि हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी लोअर देन द सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब ऊपर होगा, और H बार जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लिक्विड इन विच इट इज इमर्स्ड, क्योंकि हमने इस पूरी टर्म में कहीं पे भी रो की वैल्यू यूज नहीं करी। सो memorize all these formulas because we'll be calculating the answers or the numericals using these formulas। So अब जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए, बट ये कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जिनकी आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। IG की क्या वैल्यू है और किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का बेस में B ले रही हूँ, डेप्थ में D ले रही हूँ। अब ये ध्यान रखना है, रेक्टेंगल यहाँ पे जब आपको दिखाया गया है तो आपने इस तरीके से इसको याद करी है। वैल्यू वैल्यू क्या है, CG की डेप्थ कितनी है, यहाँ से CG की डेप्थ है D/2 पे आएगा CG, तो D/2 है। एरिया कितना होता है एक रेक्टेंगल का, B इंटू D। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द CG के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होने वाला है, BD³/12। ठीक है, पर आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे मैं D इसको ले रही हूँ। अगर मैं अपना रेक्टेंगल इस तरीके से प्लेस कर दूं, ठीक, और ये मेरा CG का वाला एक्सेस हो जाएगा, तो मेरे पास ये डेप्थ कितनी हो जाएगी, ये डेप्थ हो जाएगी D, और ये डेप्थ कितनी है अब मेरे पास D। ठीक है, तो मेरा एक IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में IG की वैल्यू हो जाएगी D³/12। तो हमेशा आपने देखना है क्यूब कौन सी वाली साइड का होगा, जो साइड आपके CG को कट कर रही है। ठीक है, या CG जिस साइड को कट कर रही है उस साइड का आपने क्या करना है, क्यूब लेना है। यहाँ पे D वाली साइड को कट कर रही है तो D का क्यूब लिया है, यहाँ B वाली साइड को कट कर रही है तो B का क्यूब लिया है। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस, बेस मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर आप कैलकुलेट लगा दें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब आपके पास IG था, IG गिवन है BD³/12। ठीक है, हमारे को क्या निकालना है, बेस के अबाउट निकालना है। बेस के अबाउट को मैं I0 बोल रही हूँ, तो क्या हो जाएगा IG प्लस एरिया, एरिया कितना होता है BD इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है D²/4, क्योंकि y कितना है आपके पास D/2 है, तो आपने क्या कर दिया D²/4 कर दिया। तो I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD³/12 प्लस BD³/4। क्लियर, आप जब इसका LCM लेंगे तो आपके पास आ जाएगा BD³ प्लस 3BD³ which is equal to 4BD³/12। ठीक है, कैंसिल 3, तो आपके पास आंसर अल्टीमेटली आ गया BD³/3। तो ये हमने मेथड यूज करना है क्वेश्चंस में भी। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, ऐसे ही आप फ्री सरफेस के अबाउट कैलकुलेशन करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, या जो भी थ्योरम उस टाइम लग रही होगी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही अब आप ट्राइंगल पे आ जाए, ट्राइंगल का जो CG होता है बेस से वो कितना होता है H/3 पे होता है। एरिया कितना होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, BH³/36 इज द IG, एंड अबाउट द बेस होता है BH³/12। ये H, ये सेंट्रल हाइट है। नेक्स्ट फिगर्स है हमारे पास सर्कल, सर्कल का कहाँ पे होएगा आपका जो CG की वैल्यू है फ्रॉम द बेस D/2 सेंटर पे होता है। एरिया क्या होता है सर्कल का πD²/4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है πD4/64। अब इसका कोई बेस नहीं है तो यहाँ पे कोई बेस की वैल्यू नहीं है। ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड होता है, ये ध्यान रखना है ट्रेपेजॉइड में A कौन सी साइड लेते हैं हम, जो छोटी साइड है। ट्रेपीजियम में जो भी छोटी साइड है उसके आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2A+B/A+B हो जाएगा इंटू H/3। H क्या है, पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक, एरिया क्या हो जाएगा
a plus b by 2 का into h। और दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको अगर आप मेमोराइज कर सकते हैं तो आप मेमोराइज कर लें, अदरवाइज अगर आप भूल जाएं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं दो ट्रायंगल्स और एक रेक्टेंगल में। सो इस तरीके से और फिर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर फिगर जो आप अप्लाइड मैकेनिक्स में करते आ रहे हैं। सो इन दिस लेक्चर वी कवर्ड द डेरिवेशन। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। थैंक यू।